कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में हम लोगों ने संविधान सभा से देखते हुए हम लोग मूल कर्तव्य तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य पढ़ चुके हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके हैं, मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, नागरिकता पढ़ चुके हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ चुके हैं, ठीक है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का पढ़ चुके हैं, जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। 10 जोड़े गए थे, बाद में एक और बढ़ा दिया गया था, ठीक है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब कार्यपालिका पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद भाग 5 शुरू होगा। भाग 5 में कार्यपालिका है, ठीक है। कार्यपालिका के बाद संसद है, फिर इसके बाद हमारा संघ सरकार है, संघ सरकार में हमारा कार्यपालिका है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो भाग 5 है वो पूरा संघ सरकार के बारे में, ठीक है। संघ सरकार में क्या हुआ, पहले के संघ सरकार की कार्यपालिका देखेंगे, फिर संसद देखेंगे, संसद में लोकसभा और राज्यसभा देखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। फिर इसके बाद हमारा अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, फिर इसके बाद खत्म है, ठीक है। अनुच्छेद 76 में ये है। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि CAG वेजी ये सब देखते हुए फिर इसके बाद हमारा राज्य सरकार शुरू हो जाएगा, ठीक है। 152 से जब हम जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पास राज्य सरकार शुरू होगा। तो हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे, हम लोग कार्यपालिका शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कुछ शब्द हैं, ठीक है, जो अभी हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, इसके बाद संसद पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो उससे लिए इसलिए मतलब उसको जानना आवश्यक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो उन शब्दों को आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि वास्तव में ये शब्द क्या है, जिससे हमारा जो होगा, जैसे हम कार्यपालिका पढ़ेंगे तो वो शब्द आएगा तो हमारे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ है, ठीक है। तो आइए हम आज उसको देखते हैं। और आज कुछ नहीं है, कल से हम लोग कार्यपालिका शुरू करेंगे। कार्यपालिका में राष्ट्रपति शुरू होगा, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भी मंत्रिपरिषद में हमारा प्रधानमंत्री भी आएगा। फिर इसके बाद हमारा शुरू होगा अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी। फिर इसके बाद हम लोग संसद पर चलेंगे, ठीक है। तो हम इसी तरह चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन कंप्लीट पढ़ेंगे। आप लोग परेशान बिल्कुल मत रहिए, ठीक है। तो हम लोग आइए आज कुछ शब्द देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे जो लोकतंत्र, दो प्रकार लोकतंत्र, पहले हम थोड़ा देखते हैं लोकतंत्र, थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र दो प्रकार के, पहले ये जान लीजिए कि लोकतंत्र है क्या वास्तव में। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जहाँ पास जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करें, शासन करें, वही लोकतंत्र कहलाता है। मतलब इसकी बहुत और परिभाषा है, मतलब ये पूरी कंप्लीट नहीं है, ये तो बहुत थोड़ी सी परिभाषा हो गई, ठीक है। जहाँ इसका मतलब लोकतंत्र का साधारण मतलब केवल इतना जानिए कि जहाँ जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि मतलब जो लोग होते हैं, वही शासन करें तो लोकतंत्र कहलाता है। ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो परिभाषा बताएगी ये जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र हो ही, क्योंकि जैसे मान लेते हैं हमारा पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान में जो शासन चुना जाता है, मतलब चुने गए प्रतिनिधि, मतलब इस समय जो हमारे इमरान खान है प्रधानमंत्री वहाँ के, ये चुने गए हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अंतिम निर्णय नहीं लेते हैं, ठीक है। अंतिम निर्णय जो बैकडोर से जो मतलब शासन वहाँ करती है, वो मुख्यतः सेना करती है, ठीक है। जो सैन्य होंगे और सेना कमांडर हो गए, उनके मतलब वही चला रहे हैं मुख्य रूप से, सरकार बैकडोर से वही चला रहे हैं। तो वहाँ अंतिम निर्णय वहाँ की सरकार नहीं लेती, सेना लेती। इस कारण वो कह सकते हैं कि वो लोकतंत्र नहीं। हालांकि लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि आजकल ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अपने आप को लोकतंत्र ना कहे। सभी देश लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो लोकतंत्र है नहीं। जनता द्वारा चुने गए वहाँ प्रतिनिधि, जो इमरान खान है वो जनता द्वारा ही चुने गए हैं, ठीक है, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय नहीं लेते, इसलिए वो पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं हुई। इसलिए कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो ये परिभाषा है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या होंगे, लोकतंत्र कहलाएगा। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो शासन करेंगे वो लोकतंत्र होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अगर और भी मतलब है, जैसे स्वतंत्र चुनाव होना जरूरी है, जैसे चीन में स्वतंत्र चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो भी लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र कहने में क्या हर्ज है, लोकतंत्र तो कहा ही जाता है। जैसे स्वतंत्र चुनाव का मतलब वहाँ पास केवल एक ही पार्टी है, अब एक ही पार्टी लड़ती है, वो अपने कैंडिडेट खड़ी कर देती है, उसी को चुनना रहता है, तो वहाँ लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र का मतलब वहाँ पास सभी को आज़ादी हो, लड़ने की सभी को आज़ादी हो, हम किसी की भी चुन सकें। क्यों आपके पार्टी के सदस्य को चुने, हम किसी को चुन सकते हैं, लेकिन नहीं है। लेकिन क्या हर्ज है बताने में, ठीक है। तो लोकतंत्र का लेकिन साधारण मतलब अब ये जानिए कि जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करें वो लोकतंत्र कहलाता है। ये संपूर्ण परिभाषा नहीं है, ठीक है।
लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, ठीक है। हमारा लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र का मतलब डेमोस प्लस क्रेसिया होता है, डेमोक्रेसी कहते हैं ना, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है कि लोग होते हैं, क्रेसिया का मतलब शासन, तो लोगों का शासन ये तो कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में यह है नहीं, ठीक है। तो लोकतंत्र दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। दूसरा हमारा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की पूरी भागीदारी होती है हर चीज में। इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र जहां जनता शासन, जहां जनता द्वारा चुने गए लोग शासन भी करते हैं, साथ ही साथ जनता किसी भी कानून या अध्यादेश या उनको हटाने में पूरी भागीदारी होती है, ठीक है। कुछ अब चाहे हटा सकते हैं, कोई विधि बनवाना तो बनवा सकते हैं, अध्यादेश जारी करवाना जारी करवा सकते हैं। इसका मतलब पूरी तरीके से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा ही पूरा निर्धारण किया जाए। यहाँ पास केवल प्रतिनिधि चुने जाते हैं और प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं और वही क्या करते हैं? शासन करते हैं, ठीक है। वही कानून बनाते हैं, वही सब कुछ करते हैं। जो प्रतिनिधि होंगे वही कानून बनाएंगे, वही लागू करेंगे, वो सब उनका कार्य होता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कानून भी अगर बनवाना होगा तो लोग चाहें तो बनवा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पास क्या करते हैं? लोग ही कर सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो समान रूप से समझिए कि यहाँ पूरी तरीके से भागीदारी लोगों की होती है, यहाँ पर जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनकी पूरी भागीदारी होती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र थोड़ा थोड़ा देखते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर जहां भी होगा वहां पास चार प्रकार के गुण पाए जाएंगे, ठीक है। चार प्रकार के गुण का मतलब परिप्रेक्षा, ये क्या होते हैं अभी थोड़ा देखते हैं। परिप्रेक्षा जिसे कहते हैं रेफरेंडम, ठीक है। दूसरा होता हमारा पहल होता है, जिसे उपक्रम भी कहते हैं, ठीक है। पहल कहें या उपक्रम, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इनिशिएटिव, ठीक है। हमारा जो तीसरा होता है वो होता है हमारा प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना, ठीक है। प्रत्यावर्तन, वापस बुलाना भी कहते हैं, वापस बुलाना मतलब सही शब्द तो ये है, मतलब वापस बुलाना उसी का दूसरा आता है, ठीक है। जिसे कहते हैं रिकॉल, इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं। और हमारा जो चौथा है उसे कहते हैं हमारा जनमत संग्रह, ठीक है। जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट कहते हैं इसे, ठीक है। ये चार चीज प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां भी होगा तो ये चार गुण उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। परिप्रेक्षा, पहल या उपक्रम, प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना, जनमत संग्रह, ये क्या होते हैं इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। परिप्रेक्षा का मतलब ये होता है परिप्रेक्षा, इसको अगर दूसरा कहें परिप्रेक्षा को जनमत भी कहते हैं, ठीक है। जनमत, आप कहेंगे जनमत और जनमत संग्रह में क्या अंतर है? थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। परिप्रेक्षा को जनमत भी कहते हैं, तो परिप्रेक्षा और यह जनमत रेफरेंडम इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई भी विधायी व्यवस्था तय करनी होगी तो लोगों के मतदान द्वारा तय की जाएगी। यदि कानून बनाना होगा वहां पर तो लोग मतदान करके कानून बना सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब यह होगा लोग क्या कर सकते हैं? विधायी व्यवस्था तय कर सकते हैं, ठीक है। विधायी व्यवस्था क्या कर सकते हैं? रेफरेंडम का मतलब यही होता है कि लोग मतदान करके क्या कर सकते हैं? विधायी व्यवस्था मतलब कानून बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। कानून बना के मतलब बनवा सकते हैं, ठीक है। विधायी व्यवस्था तय कर सकते हैं। तो परिप्रेक्षा जनमत का मतलब समझ में आ गया। वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रकार से क्या है? इसका मतलब एक गुण है, ठीक है। परिप्रेक्षा या जनमत का मतलब ये होता है कि जो लोग होंगे वो क्या करेंगे? मतदान द्वारा क्या कर सकते हैं? विधायी व्यवस्था या कानून बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनमत या परिप्रेक्षा। पहल या उपक्रम का मतलब क्या हो सकता है? लोग क्या कर सकते हैं? लोग ऑर्डिनेंस, जिसे कहते हैं अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस, ठीक है।
ऑर्डिनेंस क्या कर सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो परिप्रेक्ष्य का मतलब केवल हो गया कि विधायी व्यवस्था या कानून बनाना हो। अध्यादेश का मतलब ये होता है, अध्यादेश का मतलब जैसे भारत में अध्यादेश जारी होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उस समय संसद सत्र पर नहीं है, लेकिन अध्यादेश लाया गया है, जब संसद सत्र में बैठेगी तो उसे कानून का रूप दे दिया जाएगा, ठीक है। अध्यादेश का मतलब केवल यही होता है। तो पहल या उपक्रम इनिशिएटिव लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या मतलब ये होगा कि जो लोग होंगे वह मतदान द्वारा क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करवा सकते हैं, ठीक है। कि मतदान दिया गया कि हाँ ये अध्यादेश लाया जाए, इस बारे में अध्यादेश लाया जाए, तो लोग यदि ज्यादा बहुमत हुआ तो क्या कर जाए, उस विषय पर अध्यादेश लाया जाएगा। ये लोग ही तय करते हैं, यहाँ पास पूरी भागीदारी लोगों की होती है, पूरी तरीके से भागीदारी लोगों की होती है, ठीक है, पूरी भागीदारी होती है, ठीक है। अब हो गया यहाँ मतलब अध्यादेश। और प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना का मतलब क्या होता है, रिकॉल का मतलब लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि अपना प्रतिनिधि चुने, वो सही से कार्य नहीं करते हैं तो प्रतिनिधि को हटा सकते हैं, मतदान करके क्या कर सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि जो चुने हैं, ठीक है, प्रतिनिधि को हटा सकते हैं। प्रतिनिधि का मतलब जो शासन करने के लिए चुने गए हैं, अगर वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये सरकार मतलब लोगों को लगा कि ठीक है, जैसे मान लेते हैं भारत में किसी भी प्रतिनिधि चुने किसी विधानसभा या संसद वाले सभा से, किसी भी क्षेत्र से, ठीक है, विधानमंडल के किसी भी क्षेत्र से या संसद के किसी क्षेत्र से, संसद का मतलब लोकसभा और वहाँ विधानमंडल का मतलब हो गया विधानसभा, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से या किसी भी सीट से किसी व्यक्ति को चुना गया, वो व्यक्ति ठीक से कार्य नहीं कर रहा, वो विधायक या वो सांसद सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको लोग उसी समय, जिस समय वो लगेगा कि कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसी समय उनको हटा लिया जाएगा। या अधिकारी भी हो सकते हैं, जो अधिकारी होंगे, अधिकारी को भी ये कह दिया गया कि यदि वो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उनको भी जितनी समय सीमा है, ठीक है, 5 साल के लिए अगर कार्य करने के लिए तय किया गया है, उससे पहले भी उनको हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अपने प्रतिनिधि को हटा सकते हैं, या वे अधिकारी जो अपना कर्तव्य नहीं करते उनका समय पूरा होने से पहले उनको हटा सकते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्तन वापस बुलाने का मतलब केवल इतना। जनमत संग्रह का मतलब इसमें क्या हो गया, किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर, ठीक है, इसका मतलब थोड़ा देखिए, सार्वजनिक मुद्दे पर, सार्वजनिक मुद्दे पर क्या कर सकती है, जनता की राय ली जा सकती है, ठीक है, कहीं जनता की राय ली जा सकती है, सार्वजनिक मुद्दे पर जनता की राय ली जा सकती है। कि मतलब ये हुआ कि कोई भी सार्वजनिक मुद्दा है, ठीक है, सार्वजनिक मुद्दे पर अगर सरकार को लग रहा है कि ठीक है इस मुद्दे पर जनता की राय जरूरी है, ठीक है, तो जनता की राय लेने के लिए वो कह सकते हैं जनमत संग्रह करा सकते हैं। जनमत संग्रह का मतलब ये हुआ, जनमत प्लेबिसाइट करवा सकते हैं कि इस मुद्दे पर आप अपनी राय दीजिए, अगर सही होगी तो हम उसे सही करेंगे, नहीं तो हमारी इच्छा जो होगी वो करेंगे, ठीक है। जैसे जनमत संग्रह का एक, जैसे चूनागढ़ जो हमारे रियासत थी, ठीक है, चूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, मतलब लोगों को यह कहा गया कि आप अपनी राय दीजिए कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या भारत में मिलना चाहते हैं, तो ये एक प्रकार का सार्वजनिक मुद्दा हुआ, ठीक है, कि आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या भारत में, तो लोग बताएंगे कि कहाँ शामिल होना है। तो ज्यादातर वोट कहाँ पड़े थे, भारत के पक्ष में पड़े थे, इस कारण जो जूनागढ़ है वो कहाँ हुआ, वो हमारा भारत में शामिल हो गया था। इसी प्रकार फ्रांस से जो लिए गए थे, ठीक है, माहे कराइकल जन्म पांडिचेरी, ये जो भी लिया गया था ये भी जनमत संग्रह के द्वारा ही लिया गया था। तो जनमत संग्रह सदा सार्वजनिक मुद्दे पर लिया जाता है, जनता द्वारा लिया जाता है, जब सरकार मांगती है कि राय दीजिए, अपनी राय दीजिए सार्वजनिक मुद्दे पर, तब ले लिया जाता है। तो ये 4 गुण प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सदैव छोटे देश के लिए लागू, कि छोटे देश में ही लागू हो सकता है, बड़े देश में संभव ही नहीं है, ठीक है। छोटे देश का मतलब ये हो गया, जैसे ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में लागू, ठीक है, स्विट्जरलैंड में अगर देखें, स्विट्जरलैंड में क्या हो गया, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू। जैसे स्विट्जरलैंड देखेंगे तो छोटा सा ही है तो लागू हो सकता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सदैव छोटे देश में ही संभव है, ठीक है, बड़े देश में, भारत जैसे देश में संभव भी नहीं है, ठीक है, अमेरिका, रूस या चीन, उनमें ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव ही नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, जहां जनता की पूरी भागीदारी होती है। इसमें 4 गुण होते हैं, परिप्रेक्ष्य या जनमत कह सकते हैं, पहल या उपक्रम कह सकते हैं, प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना, या जनमत संग्रह। इनका सबका मतलब हो गया कि विधायी व्यवस्था तय की जाए, अध्यादेश हो सकता है, और वापस बुलाने का मतलब प्रतिनिधि को हटा सकते हैं, जनमत संग्रह का मतलब सार्वजनिक मुद्दे पर राय ली जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया, रफ करें, चलिए रफ कर देना इतना।
तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। चलिए अब थोड़ा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को थोड़ा देख लें क्या, थोड़ा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यहाँ क्या होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, शासन कौन करेंगे, शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। वहां भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी शासन करते हैं, यहाँ भी शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं, परंतु वहां पूरी भागीदारी हो जाती है। विधायी व्यवस्था तय करना, तो अध्यादेश जारी करवाना, तो किसी को हटाना हो, कार्यकाल पूरा नहीं हो तब भी हटाना हो। जैसे भारत में कोई भी यदि सांसद या विधायक क्या हो गया, चुन गया है, तो वो 5 साल के निश्चित हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहां नहीं है, अगर वो कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा तो हटा सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ठीक है, तो जनता द्वारा चुने गए क्या हो गए, चुने गए प्रतिनिधि। ठीक है, चूंकि लोकतंत्र लिखा है, इसका मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होगा। लोकतंत्र का मतलब ये कि लोगों का शासन। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, शुरू में बता दिया गया। ठीक है, लोकतंत्र की पूरी परिभाषा नहीं। अगर कोई कहे कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं वो लोकतंत्र, तो ऐसा नहीं है। आप फिजी का उदाहरण भी है, फिजी का भी उदाहरण, वहां पास एक मत एक वोट नहीं है। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है, जो अभी जिम्बाब्वे में, ठीक है, उनको हटाया गया। इसी प्रकार मैक्सिको हो गया। ठीक है, तो कई उदाहरण है। ठीक है, जहां पास उनको लोकतंत्र नहीं कहा जाता, वहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, परंतु उसे लोकतंत्र नहीं कह सकते। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ये 2 प्रकार का होता है। अब इसे रफ करें, इसे रफ करके यहाँ लिख के फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, इसमें पहले देख लेते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एक अध्यक्षीय। ठीक है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, और यहाँ हो गया एक हमारा संसदीय। ठीक है, अध्यक्षीय। ठीक है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, देखिए इन दोनों को थोड़ा देखते हैं। शासन प्रणाली मतलब शासन प्रणाली लिख लीजिएगा, दोनों शासन प्रणाली ही होंगी। अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, यहाँ पास थोड़ा देखते हैं। अध्यक्षीय में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे, संसदीय में भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, इसमें जो प्रमुख होगा, ठीक है, चाहे संवैधानिक हो या वास्तविक प्रमुख। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक जो प्रमुख होगा प्लस वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख दोनों क्या होंगे, एक होंगे। ठीक है, जो वहां का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति, ठीक है, उसी में संवैधानिक प्रमुख भी होगा, सर्वे सर्वा होता है, राष्ट्रपति ही होगा। संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख का मतलब अभी थोड़ा देखते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख और जो वास्तविक प्रमुख होगा वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब इस वाली व्यवस्था में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, सर्वे सर्वा कौन होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। सर्वे सर्वा का मतलब होता है जिस पर पूरी शक्ति नियंत्रित होती है। ठीक है, केंद्रित होती है, पूरी शक्ति यदि राष्ट्रपति पर केंद्रित है तो ऐसी शासन प्रणाली अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहलाती है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब ये होता है संविधान का जो भी प्रमुख होगा वो भी राष्ट्रपति होगा। वास्तविक प्रमुख का मतलब ये होता है कि जो शक्ति का केंद्रण होगा वो भी राष्ट्रपति पर निहित होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति ही सभी कुछ होता है, शक्ति हो या संविधान के नजरिए से देखा जाए या जो शक्ति दी गई है, ठीक है, उसके नजरिए से देखा जाए, दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। पूरी शक्ति और संवैधानिक प्रमुख पूरे तरीके से राष्ट्रपति होगा, मतलब पूरी तरीके से निहित होगा राष्ट्रपति पर। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। संसदीय प्रणाली में हम थोड़ा देखते हैं, रफ करें क्या थोड़ा सा इसे, देखिए संसदीय प्रणाली में थोड़ा देखते हैं। संसदीय प्रणाली में जो 2 होंगे, एक होगा हमारे संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, दूसरे होंगे हमारे वास्तविक प्रमुख। ठीक है, वास्तविक प्रमुख, और यहाँ भी होंगे हमारे प्रमुख
तो कह सकते हैं संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रीय वास्तविक प्रमुख यहाँ पास अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ संवैधानिक प्रमुख संविधान के अनुसार, ठीक है, संविधान के अनुसार कोई प्रतीक के रूप में एक प्रमुख बना दिया जाता है, ठीक है। और जो शक्ति जिस पर पूरी तरीके से शक्ति नियंत्रित होती है, जिसके आधार पर पूरी तरीके से शक्ति नियंत्रित होती है, उसे कहते हैं वास्तविक प्रमुख। तो वास्तविक प्रमुख का मतलब जितनी भी शक्ति दी जाती है, ठीक है, संविधान में जो शक्ति है उसका वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति यहाँ पास करता है। तो वास्तविक प्रमुख का मतलब यही होता है जो शक्ति का पूरा संकेंद्रण हो किसके हाथ में पूरी तरीके से, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख यहाँ पास होते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति भी हो सकते हैं और यहाँ पर जैसे वहाँ संसदीय, अपने यहाँ संसदीय राष्ट्रपति हो सकते हैं या राजा भी हो सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में है जो राजशाही होती है, वहाँ वो लोग प्रमुख होते हैं, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख के रूप में वो है, ठीक है। और वास्तविक प्रमुख का मतलब होता है हमारे जो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्रिपरिषद भी कह सकते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री, कुछ भी कहें। प्रधानमंत्री परिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो कुछ भी कह सकते हैं। तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और संवैधानिक प्रति राष्ट्रपति, या जहां राष्ट्रपति नहीं होगा जैसे ब्रिटेन में, तो वो जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? वो वहां के राजशाही के जो ब्रिटेन की रानी है, ठीक है, वो होंगी, ठीक है। तो संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख समझ में आ गया। वास्तविक प्रमुख का मतलब जो शक्ति का जो वास्तविक जो प्रयोग करता है वो होता है प्रधानमंत्री, वास्तविक प्रयोग ये करता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही कार्य करता है, ठीक है। कार्य करने का मतलब ये होता है कि जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद निर्णय लेगी उसी को ये मानेंगे, ठीक है। ये हम लोग अभी देखेंगे जब अनुच्छेद 74 और 75 देखेंगे तो उसमें ये बात अनुच्छेद 74 में कही गई, ठीक है। तो कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, तो संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, ये संसदीय होगा और ये अध्यक्षीय, ठीक है। तो यहाँ दोनों अलग होते हैं, यहाँ दोनों एक होते हैं। पूरी शक्ति राष्ट्रपति पर होती है, इसमें एक राष्ट्रपति और दूसरे प्रधानमंत्री। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री पर होती है, संवैधानिक प्रमुख ये होती है। संवैधानिक प्रमुख मतलब संवैधानिक शक्ति, इन्हीं के नाम से सारे काम होंगे लेकिन वो काम करवाएंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भारत में यही व्यवस्था लागू है, संसदीय लागू है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था ही लागू, यहाँ प्रधानमंत्री सारे प्रमुख कौन होते हैं? जो हम प्रधानमंत्री जो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे वास्तविक प्रमुख है, ठीक है। लेकिन संवैधानिक प्रमुख जो हमारे कोविंद जी हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, ये क्या है? ये हमारे संवैधानिक प्रमुख है, ये राष्ट्रपति हैं। वो राष्ट्रपति इन्हीं के कार्य मतलब ये जो सलाह देंगे उसी पर कार्य करेंगे, ठीक है। वो शक्ति का जो प्रयोग ये करेंगे, वो कहेंगे वही करेंगे। इस प्रकार कहते हैं संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख। संसदीय प्रणाली में अलग अलग होता है जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में एक होता है। कोई परेशानी तो नहीं आता, रफ करें ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में जब अभी लोकतंत्र के बारे में हम आगे देखेंगे, एक टॉपिक ही आएगा, ठीक है। जब हम प्रस्तावना में देखेंगे, प्रस्तावना में लोकतंत्र का वहाँ चर्चा करेंगे, तब वहाँ पास हम ये देखेंगे लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा क्या है, किस किस आधार पर वास्तविक लोकतंत्र माना जाता है, कैसे कैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। वहाँ इसके बारे में देखेंगे, गणतंत्र के बारे में भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे जब प्रस्तावना पढ़ेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, चलिए, हो गया, इतनी बातें ये थी। थोड़ा एक और थोड़ा शब्द एक देख लेते हैं। एक होता है संघीय व्यवस्था होती है, एक होती है एक एकात्मक व्यवस्था। दोनों थोड़ा देख लें फिर आगे बात करते हैं। एक हमारी होती है संघीय व्यवस्था, अभी ये बाद में काम आएंगे, ठीक है। जब हम अभी पढ़ेंगे तो आगे बाद में काम आएंगे, तो आप लोग ये सब देख लें तो बार बार वहाँ पास बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। संघीय व्यवस्था और एक होता है एकात्मक। संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था क्या, थोड़ा उसको देखते हैं। संघीय व्यवस्था में क्या होता है? संघीय व्यवस्था का मतलब इतना जानिए, थोड़ा देखिए। संघीय शासन प्रणाली या संघीय व्यवस्था ऐसे शासन प्रणाली जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तरों पर शासन किए जाते हैं, उसे कहते हैं क्या होगा? संघीय व्यवस्था। इसका मतलब जितने भी स्तर होंगे शक्तियों का विभाजन होगा। कह रहे हैं केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा, ठीक है। अगर जहां भी संघीय व्यवस्था होगी, इसका मतलब आप संघीय व्यवस्था का संघात्मक संविधान यही होता है, ऐसा संविधान
जहां पर दो या दो से अधिक स्तरों पर शासन किया जाता है उसे संघात्मक संविधान कहते हैं। एकात्मक संविधान का मतलब होता है जहां पूरी तरीके से शक्ति केवल एक केंद्र पर स्थित होती है और राज्य पर स्थित नहीं होती, राज्य निर्भर होते हैं केंद्र पर, तो वहां एकात्मक व्यवस्था या एकात्मक संविधान कहलाता है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था या संघीय संविधान का मतलब ये होता है जहां दो या दो से अधिक स्तरों पर शासन या लोकतंत्र की स्थापना की जाए उसे कहते हैं संघीय संविधान। ठीक है, दो या दो से अधिक स्तरों पर, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक स्तरों पर क्या किया जाए, लोकतंत्र की स्थापना की जाए या शक्तियों का विभाजन किया जाए तो उसे कहते हैं संघीय व्यवस्था। लेकिन यहाँ शक्तियों का विभाजन नहीं होता, सारी शक्ति कहाँ नियंत्रित, सारी शक्तियां केंद्र पर निहित होंगी। ठीक है, केंद्र पर, सारी शक्तियां केंद्र पर या केंद्र में निहित होंगी, कोई परेशानी। एकात्मक व्यवस्था में जो सारी शक्ति केंद्र पर, जैसे ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन पर क्या हुआ, सारी शक्ति केवल केंद्र पर ही निहित है। ठीक है, जैसे यहाँ पास हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, यहाँ जैसे केंद्र पर मतलब ये हो गया, जैसे चीन भी हो गया, यहाँ पास हो गया हमारा जापान भी हो गया। ठीक है, फ्रांस भी हो गया। तो ये सभी सारी शक्तियां किसमें होंगी, जो केंद्र पर निहित होंगी वो सारी शक्ति, वो एकात्मक व्यवस्था या एकात्मक संविधान वहां लागू। सारी शक्ति केंद्र पर, केंद्र का मतलब ये होता है राज्य वितरित होंगे। ठीक है, राज्य बने होंगे लेकिन जो शक्तियां दी जाएंगी वो केंद्र अपनी इच्छा से देगी। ठीक है, वहां विभाजन नहीं होगा। जैसे भारत में, जैसे संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ भारत में भी है। ठीक है, मतलब भारत में तो अर्ध संघात्मक भी है, इसका दोनों मिला जुला रूप है, लेकिन ये ज्यादा है, एकात्मकता की ओर ज्यादा झुका हुआ है। हमारा जो भारत का संविधान वो एकात्मकता की ओर ज्यादा जुना है, तो हमारा दोनों का मिला जुला रूप है, इसमें भी थोड़ा मिलजुल के है। लेकिन यहाँ केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक, जैसे यहाँ कनाडा भी है। ठीक, आप देखेंगे 7वीं अनुसूची, 12 अनुसूची है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में देखेंगे, 7वीं अनुसूची में विभाजन किया गया। ठीक है, केंद्र के बारे में, राज्य को कौन शक्तियां दी गई है केंद्र के बारे में, और समवर्ती सूची है, सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जहां पर शक्तियों का विभाजन किया जाए वो होता है संघीय व्यवस्था, जहां शक्तियों का विभाजन न किया जाए वो एकात्मक व्यवस्था होती है। वहां पूरी शक्ति केंद्र पर निहित होती है, केंद्र अपनी इच्छा के अनुसार राज्यों को शक्तियां देता है। ठीक है, तो सारी शक्तियां केंद्र पर ही निहित होंगी। यहाँ सारी शक्तियां कहाँ होंगी, यहाँ सारी शक्तियां केंद्र और राज्य, मतलब सारी शक्तियां मतलब जो भी शक्तियां होंगी वो विभाजित होंगी। ठीक है, ये पूरी तरीके से हमारा हो गया एकात्मक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था दो प्रकार का होता है, एक एकीकरण होता है, दूसरा विभेदीकरण होता है। इसके अब उसको जानने की जरूरत नहीं, वो जरूरत भी नहीं। ठीक है, केवल इतना ही जानिए, एकात्मक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था। लेकिन संघीय व्यवस्था को भी दो भागों में अगर डिवाइड करेंगे तो एक होता है एकीकरण, दूसरा होता है विभेदीकरण। एकीकरण में क्या होता है, एकीकरण में बहुत ढेर सारे राज्य जो अलग अलग होते हैं वो आपस में मिलकर एक मजबूत संघ बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा होता है विभेदीकरण, वो राज्य एक रूप में रहते हैं लेकिन वो एक मजबूत संघ बना लेते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, पहले से ही एक साथ रहते हैं लेकिन वो दो सब मिलकर एक मजबूत संघ बनाते हैं। जैसे भारत में जैसे दक्षिण भारत हो गया, उत्तर भारत, पूर्वी पश्चिम, जितने भी भारत है, जितनी भी रियासत है, ये पूरा भारत के ही भाग थे लेकिन एक मजबूत संघ नहीं बना था। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, ये पूरा मिलकर एक मजबूत संघ बन गया, तो इसको कह सकते हैं विभेदीकरण। और जो एकीकरण होता है, जैसे अमेरिका में पहले 13 राज्य थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए अब आज 50 राज्य हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये अलग पहले से ही थे, ये आपस में मिलकर एक मजबूत संघ बनाए, तो वो हो गया एकीकरण। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एकीकरण और विभेदीकरण। एकीकरण जैसे यूएसए और विभेदीकरण जैसे भारत। ठीक है, विभेदीकरण में पहले से राज्य एकीकृत होते हैं, बस एक संघ बन जाता है, वहां पास राज्य एक नहीं होते हैं, वो बाद में मिलकर एक मजबूत संघ बनाते हैं। क्योंकि वो कमजोर भी हो सकते हैं, यहाँ भी कमजोर हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वहाँ कमजोर और आर्थिक रूप से भी हो सकते हैं, सैन्य रूप से भी कमजोर होते हैं, तभी मिलते हैं। ठीक है, कोई यदि आर्थिक रूप से कमजोर या सैनिक रूप से कमजोर नहीं होगा तो क्यों मिलेगा किसी राज्य में, वो स्वतंत्र ही रहना चाहेगा। जो राज्य स्वतंत्र रहना चाहेगा इसका मतलब वो आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से स्वतंत्र वो होगा, मजबूत होगा।
वही राज्य स्वतंत्र नहीं रह पाते जिनकी अर्थव्यवस्था खराब हो या हमारा सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया, हम देखेंगे भी, ठीक है। तो ये संघीय व्यवस्था इतना हो गया। और ये एकात्मक, तो ये शब्द बार बार आएंगे, कार्यपालिका में भी आएंगे, संसद में भी आएंगे, तो आप लोग परेशान नहीं, जैसे ये शब्द आएगा तो आप लोग समझ जाइए कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। इसलिए आज केवल इतना बताया गया। कल हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका से, कल शुरू कर देंगे। संघ सरकार शुरू करेंगे भाग 5 में। पहला ही टॉपिक होगा कार्यपालिका में राष्ट्रपति। कार्यपालिका है संसद और सुप्रीम कोर्ट, ये मुख्य रूप से 3 हैं हमारे संघ सरकार में। लेकिन हम शुरू करेंगे जो कार्यपालिका में हमारा सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से 52 से लेकर 62, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 65, ये सब देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जो राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 78 देखते हुए। तो कोई परेशानी तो नहीं, इतना हो गया ना। चलिए इसको आप समझ लीजिएगा, लिखना तो था नहीं, इसको समझना ही था। तो कल हम लोग शुरू करेंगे कार्यपालिका में राष्ट्रपति। तो आप लोग परेशान नहीं है, इसको लिख लीजिएगा, इससे पहले भी पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना हो तो। मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार भी पढ़ा दिया गया है, नागरिकता भी पढ़ाया गया, नागरिकता अधिनियम भी पढ़ाया गया है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कैसा लगा हम बता दीजिएगा। और कल हम लोग शुरू करेंगे कार्यपालिका, ठीक है। चलिए।